जानती हो, जब तुम कमरे में आती हो हमको कुछ अजीब सा होने लगता है। अजीब सा माने? सुजाता ने गोल होती हुई आंखों की गोलाई से पूछा। अजीब सा माने झुरझुरी सा, मोहर सिंह ने थोड़े सोचते हुए जवाब दिया। झुरझुरी सा माने? झुरझुरी सा माने जैसे ज्यादा नमक लगाकर पूरी एक फाक इमली चाट ली गई हो। ऐसा बचपन में अक्सर होता था। सवाल का जवाब देते देते मोहर सिंह एक पल में इमली की डाल पर पहुंच गए और बच्चे हो गए। उनका जवाब भी बच्चे जैसा ही था। जो देखा सो कहा वाला जवाब। वैसे भी मोहर सिंह कोई पढ़े लिखे तो थे नहीं कि वे इस झुरझुरी को प्यार का नाम दे पाते। आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूं एक और कहानी के साथ जो बाकी कहानियों से काफी हटकर है। लेकिन पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा वेंकटेश जी का, जिन्होंने एप्पल आईट्यून्स पर हमारे लिए इतना प्यारा रिव्यू पोस्ट किया है। वो कहते हैं कि इन कहानियों को सुनकर उन्हें उनका बचपन याद आ जाता है और मन तरोताजा हो जाता है। क्या बात है! ऐसे ही प्यारे रिव्यूज और ईमेल्स भेजते रहें। यही एक तरीका है जिससे हमें पता चलता है कि आप हमें सुन रहे हैं और अपना कीमती वक्त हमारे साथ खुशी खुशी बांट रहे हैं। अब जब बात खुशियों की है तो आज की कहानी भी कुछ हंसी ठिठोलों वाली होनी चाहिए। आज हम सुनेंगे क्यूट से मोहर सिंह की कहानी। अब मोहर सिंह वैसे थे खतरनाक डकैत, पर अब वो क्यूट कैसे बने ये जानने के लिए सुनते रहिए। कहानी थोड़ी लंबी है, इसलिए आपको 2 भागों में सुनाई जाएगी। पहला भाग आज और दूसरा भाग अगले शुक्रवार। वो क्या है ना, कुछ चीजों का इंतजार का मजा भी लेना चाहिए। इस कहानी को लिखा है निखिल सचान जी ने। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने आईआईटी बनारस और आईआईएम कोझिकोड से अपनी पढ़ाई पूरी की है। ये आज के लेखक है, नई वाली हिंदी के। इनकी 2 किताबें लघु कहानियों का संग्रह है और एक नॉवल यूपी 65 भी इन्होंने लिखा है। आज की कहानी क्यूट मोहर सिंह, उनकी किताब जिंदगी आई स्पाइस से ली गई है। निखिल जी के बारे में और जानकारी के लिए आप विजिट करें हमारे वेबसाइट piyushagarwal.com के शो नोट्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का पहला भाग। क्यूट मोहर सिंह, निखिल सचान। मोहर सिंह को अच्छा लगता था जब उन्हें कोई दबंग कहता था। हालांकि उन्हें दबंग के अलावा और भी तमाम विशेषणों से नवाजा जाता था। मिसाल के तौर पर कोई उन्हें ठाकुर जी कहता था, कोई बड़े भाई जी पुकारता था, तो कुछ लोग उन्हें सिंह साहब भी कहते थे। मिजाज की बात करें तो मोहर सिंह गब्बर सिंह की कद काठी और तापमान के पट्टे थे। उनकी चितवन ऐसी करारी थी कि जिसे घूर के देख ले वो पजामा संभाले खेतों की ओर दौड़ जाए। ऐसे में मोहर सिंह ने कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन दबंग, ठाकुर जी, बड़े भाई जी या फिर सिंह साहब में से कुछ भी नहीं रहेंगे और रातों रात क्यूट मोहर सिंह बन जाएंगे। ऐसा उन्होंने इसलिए भी नहीं सोचा होगा क्योंकि इतनी बेढंगी बात सोचने की कोई लाजमी वजह भी तो होनी चाहिए। लेकिन होनी तो फिर होनी ही होती है और होनी के फेर में मोहर सिंह एक दिन सुजाता को ब्याह लाए। फिर वो बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ के बीच जितना भी दिखाई देते थे उतने पूरे चेहरे मोहरे में वो 1-1 इंच तक सुजाता के क्यूट मोहर सिंह हो गए। मोहर सिंह को समझ नहीं आता था कि सुजाता के पायलों की छमछम कानों में पड़ते ही उनके पूरे बदन में झुरझुरी सी क्यों दौड़ जाती है। हैरान होकर उन्होंने एक बार सुजाता से कहा भी था, जानती हो, जब तुम कमरे में आती हो हमको कुछ अजीब सा होने लगता है। अजीब सा माने? सुजाता ने गोल होती हुई आंखों की गोलाई से पूछा। अजीब सा माने झुरझुरी सा, मोहर सिंह ने थोड़े सोचते हुए जवाब दिया। झुरझुरी सा माने? झुरझुरी सा माने जैसे ज्यादा नमक लगाकर पूरी एक फाक इमली चाट ली गई हो। ऐसा बचपन में अक्सर होता था।
सवाल का जवाब देते देते मोहर सिंह एक पल में इमली की डाल पर पहुंच गए और बच्चे हो गए। उनका जवाब भी बच्चे जैसा ही था, जो देखा सो कहा वाला जवाब। वैसे भी मोहर सिंह कोई पढ़े लिखे तो थे नहीं कि वे इस झुरझुरी को प्यार का नाम दे पाते। वो ज्यादा से ज्यादा बेहुदे थे, इसलिए वो जस को जस ही कहते थे, तस नहीं। हालांकि अच्छी बात यह थी कि सुजाता भी कोई अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए वो जस में तस नहीं खोजती थी और तनी से जस को पकड़कर बच्ची की तरह खुश हो जाती थी। बात की बात यह कि मोहर सिंह इस नई प्यारी जिंदगी से हैरान जरूर थे, पर बेइंतहा खुश भी थे। सुजाता के आने से मोहर सिंह की पूरी दिनचर्या सिरे से बदल गई थी। ऊंट का पतांग हो गया था और गोबर का गुड़। वही मोहर सिंह जो सुबह उठते ही लोटा उठाने से पहले डंड पेलने भागते थे, वे अब चाय बनाती सुजाता को किचन से धीरे से पकड़ लाते और उसे तकिए की तरह बाहों में भरकर वापस आधे घंटे के लिए सो जाते थे। वही मोहर सिंह जो पहले अपनी दुनल्ली बंदूक का एक एक हिस्सा पुर्जा खोल निकालकर घंटों साफ कर दोबारा रिवर्स में जोड़ देते थे, वो अब उसके फूले हुए नथनों जैसी नाल की तरफ भूले बिसरे भी नहीं देखते थे। मतलब यह कि मोहर सिंह दबंगाई का कारोबार वैसे ही भूल बैठे थे जैसे अचानक औकात से ज्यादा राजपाट मिल जाने पर वानर राज सुग्रीव भगवान राम की विपदा भूल गए थे। ज्यादा वक्त नहीं बीता था जब मोहर सिंह फैंटम हुआ करते थे। आजकल उनकी चेला पार्टी को सबसे ज्यादा दुख इसी बात का होता है कि अब वो बड़े भैया के साथ कहीं दबीश देने नहीं निकल पाते। चाय की दुकान पर बैठे आजकल यही रोना रोते रहते हैं कि उनका बब्बर शेर भी पालतू हो गया। बब्बर शेर ना सिर्फ दातून करने लगा है, बल्कि नैपकिन से मुंह भी पोंछने लगा है। चेला पार्टी यानी कि भगत, जुआरी और साधु समोसे को धनिये की खट्टी चटनी और आंसुए के खारे चखने से गले से नीचे ढकेल रहे थे। भगत तो हत्ते से उखड़ चुका था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो मोहर सिंह की शादी की वजह से इकट्ठे ही अनाथ और बगैर रोजगार हो गया। इतना दुख तो उसे तब भी नहीं हुआ था जब उसका ट्रक ड्राइवर बाप अपने क्लीनर की बीवी के साथ हमेशा के लिए बाहर गांव भाग गया था। साधु और जुआरी की इच्छा तो नहीं हो रही थी, लेकिन वो फिर भी उसे समझा बुझाकर चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। अरे चुप भी हो जा बे, या तो खा ले या फिर रो ले। बुझा नहीं रहा है कि तू खा खा के रो रहा है या फिर रो रो कर खा रहा है। चुप कैसे हो जाऊं साधु भैया, शरीर का एक एक अंग बेकार सा मालूम होता है। हाथ है लेकिन घुमा के किसी की कट्टाप नहीं लगा सकते। टांग है किसी की छाती पे धर के ओकरा पिटाई नहीं कर सकते। तमंचा है लेकिन पैजामे की इलास्टिक में बस फंसा के रखे हुए है, निकालने का लग्गा ही नहीं लग रहा है। तुमको मालूम है आज कौन सा दिन है भगत? साधु ने कहा। हमरी तुम्हारी बर्बादी का उद्घाटन दिवस है आज, भगत ने चिढ़कर कहा। आज मुरैना वाले ढाबे की लूट का पहला हैप्पी बर्थडे है, साधु ने कह डाला। आज से ठीक 1 साल पहले मोहर सिंह ने भगत, जुआरी और साधु के साथ दिन दहाड़े एक ढाबा लूट लिया था। यह लूट अपने आप में एक कहानी इसलिए बन गई थी क्योंकि ये ढाबा मुरैना के हिस्ट्री शीटर हलकन सिंह का था। वैसे तो मोहर सिंह का ऐसा कोई प्लान नहीं था, लेकिन बात सिर्फ यूं बिगड़ गई कि मना करने के बावजूद बियर के साथ लाए गए चकने में हरी मिर्च कतर दी गई थी। मोहर सिंह को तीता लग गया और उन्होंने टेबल साफ करने वाले लड़के के सर पर किंगफिशर स्ट्रॉन्ग फोड़ डाला। ये स्ट्रॉन्ग का ही करा धरा था कि मोहर की टोटी खुल गई। वैसे अमूमन तो भगत, जुआरी और साधु मोहर सिंह का तापमान काबू कर लेते थे, लेकिन उस दिन वो भी स्ट्रॉन्ग पीकर ही टाइट थे। इसलिए बजाय मोहर सिंह को मना करने के उन्होंने एक एक करके उनके हाथ पे 12 बोतल थमा दी और मोहर सिंह बोतलें फोड़ते चले गए। वैसे तो मोहर सिंह दुनिया के पहले दबंग नहीं थे जिन्हें बियर की बोतल ने दबंग बना दिया था, लेकिन मोहर सिंह दुनिया के ऐसे पहले दबंग जरूर थे जो दुल्हन से ब्याह करके खुद ही दुल्हन हो गए थे। अब उनके चेलों को चिंता इस बात की सता रही थी कि उनके बब्बर शेर की दातून कैसे छुड़ाई जाए और उसे वापस जंगल में शिकार करने के लिए कैसे लाया जाए।
लेकिन इधर बब्बर शेर तो रिंग मास्टर के इश्क में खुद हजम होने को तैयार किए बैठा था। रिंग मास्टर तो क्या, उसे तो चाबुक से भी इश्क हो गया था। सुजाता में उनकी जान बस गई थी। यहाँ वही किस्सा हो चला था जो जादूगर और तोते की कहानी में फरमाया गया है। वही कहानी जिसमें कहने को पिंजरे में तोता कैद हुआ करता था, लेकिन असल में पिंजरे में जादूगर की जान कैद हुआ करती थी। जिस दिन सुजाता मोहर सिंह से रूठ जाती थी, उस दिन उनकी जान निकलने को होती। हालांकि ज्यादातर सुजाता यूं ही जानबूझकर रूठ बैठती थी, पर उस झूठ मूठ के मनोबल में भी मोहर की ऐसी तैसी हो जाती थी, मानो दिल का कारखाना ही ठप हो गया हो। न उगलते बनता था न निगलते। खैर, रूठते मनाते और इश्क फरमाते क्यूट मोहर सिंह की जिंदगी हसीन हो चली थी। इसी रुमानी सिलसिले में एक दिन मोहर सिंह और सुजाता रविवार की सुबह दूरदर्शन पर रंगोली देख रहे थे। श्वेता तिवारी एक से बढ़कर एक गानों की रंगोली लेकर आई थी। अभी थोड़ी देर पहले लग जा गले खत्म हुआ था और उसके बाद सबकी पसंद निरमा का विज्ञापन आने लगा था। तो सुजाता वापस चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। अगले गाने मुरा गोरा अंग लैले मोहे श्याम रंग दई दे की आवाज आते ही सुजाता सब छोड़ छाड़ के टीवी की तरफ भागी और मोहर के बगल में बैठकर गाना गुनगुनाने लगी। अमूमन गोरा और श्याम मिलकर श्वेत श्याम रंग बनाते हैं, लेकिन जब सुजाता के गोरे रंग ने मोहर के श्याम रंग को हल्के से छुआ तो लाल रंग बन गया। चित्रकारी का काम जारी रहता, लेकिन उसमें बाधा डालने को दरवाजे पर घंटी बजी। सुजाता भागकर वापस किचन चली गई और मोहर दरवाजा खोलने उठे। दरवाजा खोला तो देखा कि साधु और भगत आए हुए थे और दोनों ने पहले से ही नमस्कार की मुद्रा बनाई हुई थी, जैसे कि टीवी खोली गई हो और श्वेता तिवारी ने रंगोली के क्रू के इशारे पर 4 इंच की मुस्कान ओढ़ ली हो। मोहर सिंह दोनों को ऐसे देख रहे थे जैसे कि इस फ्रेम में वे दोनों को कहीं से भी फिट नहीं कर पा रहे थे, मानो रामायण के इंतजार में टीवी खोली गई हो और स्क्रीन पर मुख बधिरी के समाचार वाले एंकर विराजमान हो। साधु मुख हो चुका था और भगत बधिर। मोहर ने पूछा, कैसे आना हुआ? भावतिरीक में भगत को कुछ सुनाई ही नहीं पड़ा और डर के मारे साधु को कुछ बोलते ही ना बना। मोहर सिंह ने चिढ़कर दोनों को अंदर का रास्ता दिखाया तो साधु और भगत अंदर आकर सोफे पर सकुचाए से बैठ गए। भगत गलती से सुजाता की चुन्नी पर बैठ गया। चूंकि सुजाता बिना चुन्नी के आ नहीं सकती थी, इसीलिए उसने जैसे तैसे ट्रे और चाय के कप को चुन्नी के सब्स्टिट्यूट के तौर पर पकड़ा। सुजाता चाय लेकर आ तो गई, लेकिन वो ट्रे को टेबल पर रख नहीं रही थी। नमस्ते भाभी जी। अरे इतनी तकलीफ काहे उठाई आपने? लाइए ये ट्रे हमको पकड़ाइए, हम सबको चाय देते हैं। साधु चाय लेने के लिए खड़ा हो गया। उसने ट्रे की तरफ हाथ बढ़ाया तो सुजाता छिटक कर 2 कदम पीछे हट गई। साधु 1 कदम और आगे बढ़ा तो सुजाता 4 कदम और पीछे छिटक गई। अरे भाभी जी काहे पाप लगा रही हैं? ये सब तो हम ही लोगों का काम है। आप ऐसे चाय लेकर आएंगी तो अच्छा थोड़े लगेगा। पहले तो हम ही लोग बनाते थे। चुन्नी, सुजाता ने चौंक कर कहा। चीनी? हाँ वो किचन में रखा होगा, अभी लिए आते हैं। चुन्नी जी? चुन्नी? हम? वो आपके दोस्त उस पर बैठ गए हैं। भगत उछलकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे वो चुन्नी नहीं गरम तवे पर बैठा हुआ था। हड़बड़ी में उसे ये नहीं समझ आया कि वो चुन्नी सुजाता को कैसे पकड़ाए। उसने अपने हाथों में तो ट्रे पकड़ रखी थी। डर के मारे अचानक उसे ऐसा लगने लगा कि अभी मोहर पजामे से अपना तमंचा निकालकर उसके कान पर सटा देंगे और वो मरने से पहले बहरा हो जाएगा। वो मरने से उतना नहीं डरता था जितना बहरा होकर मरने से डरता था। इस डर से उसने चुन्नी सुजाता के कंधे पर फेंक दी और चाय का ट्रे लेकर मेज पर रख दी। ये क्या चल रहा है? चाय, चीनी, चुन्नी, कोई समझाएगा हमको? मोहर सिंह बौरा के जोर से चिल्लाए। अगले ही सेकंड साधु और भगत चाय का कप लेकर सोफे पर बैठे मिले, ऐसे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। ऐसे कि जैसे सेंसर बोर्ड ने पिछले 2 मिनट का फ्रेम अश्लीलता की वजह से डिलीट मार दिया हो। अचानक से दोनों ने अपने चेहरे पर गंभीरता और भोलेपन की खिचड़ी लेप ली।
चाय बहुत अच्छी बनी है। जो हो भाभी जी, भगत ने कहा। अभी भकोसर की दुकान पर एकदम ही घटिया चाय पीकर आ रहे थे, मुंह गंदा गया था ऐसी बकवास चाय से। आपकी चाय में इलायची की खुशबू है, साधु ने समर्थन देते हुए कहा। सुजाता और अधिक शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी, इसलिए वो कुछ नाश्ता बनाने का बहाना करके अंदर चली गई। अब मैदान में सिर्फ 3 लोग थे, साधु, भगत और मोहर। मिनट भर में मोहर सिंह ने उन दोनों को 125 गालियां देकर तर कर दिया। इस बात की शायद ही कोई गुंजाइश बची थी कि उनके खानदान की कोई भी महिला आज कुंवारी छूट गई हो, और इसका पाप चढ़ा साधु और भगत की बेवकूफी के माथे। भगत ने दौड़कर मोहर सिंह का पांव पकड़ लिया। आप तो हमको अनाथ ही कर दिए ना बड़े भाई जी। मतलब हम लोग से ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो आप अपना हाथ ही हटा दिए हमारे माथे से। आप चाहें तो इस बेवकूफ़ी के लिए कूट दीजिए हमको, लेकिन ऐसा भी क्या गलती हुआ है हम लोग से कि 2 महीना से आप दबीश दम्बाई तो दूर हम लोगों के साथ चाय पीने के लिए भी नहीं आए। हम भी कौन सा अधीर हुए जा रहे थे। हम कितना साइलेंट रहे हैं इतना दिन। ऐसा नहीं है कि हम आपको परेशान करने आए हो एक भी बार, लेकिन ऐसे अच्छा थोड़े ही लगता है। आप हम लोगों को एकदम ही भूल गए हैं। बच्चा अनाथ हो जाएगा तो अब क्या रोएगा भी नहीं, कलप के मर ही न जाएगा। मोहर भगत के इतने लंबे मोनोलॉग को सुनकर अचौक हो गए। काटो तो खून नहीं, अब ये कौन सा भाव था क्या मालूम। उस पर भगत रोए जा रहा था। यहाँ सुजाता की चुन्नी भी नहीं थी जो उससे वो अपने आंसू पोंछ लेता। कुछ बेहतर न समझ आने पर मोहन ने उसके कंधे को दोनों हाथों से पकड़कर उसे खींचकर सोफे पर अपनी बगल में बैठा लिया। नतीजतन भगत और रोने लगा। अब ये वो नाजुक मौका था कि अगर भगत अगले आधे मिनट में रोना नहीं बंद करता तो मोहर चिढ़कर उसे एक चमाटा रसीद कर देते, लेकिन उसकी खुशकिस्मती थी कि वो चुप हो गया। अच्छा, अब ये रोना बंद करो। ऐसा क्या हो गया जो इतना फूट पड़े? ठाकुर जी, सब लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि मोहर घाघरा घुस्सू हो गया, मोहर अब मोहरा सिंह हो गया। और साधु कहते कहते रुक गया। और क्या? छोड़िए, जाने दीजिए। बोलो। बड़े भाई जी, हमसे बोला नहीं जाएगा। नहीं बोलोगे तो दांत तोड़ देंगे तुम्हारा, फिर पोपले मुंह से बोलोगे। यही कि अब मोहर सिंह से अपनी बीवी के साथ लूडो सांप सीढ़ी खेलने के अलावा और कुछ ना हो सकेगा। बेहतर यही होगा कि तुम लोग अपना नया सरदार खोज लो। और वो ये भी कहते हैं कि मोहर सिंह सर्कस का शेर हो गया है। भगत ने साधु की बात में एक और पॉइंट जोड़ते हुए कहा। उसका चेहरा तमतमा रहा था। मालिक, कोई हम लोग को गरियाले तो हम लोग सुन भी ले, लेकिन आपको कोई कुछ भी कहे ये हमें बर्दाश्त नहीं होता। भगत दोबारा रोने लगा। मोहर को समझ आ चुका था कि अब मान से बाहर निकलने का वक्त आ चुका है, और यदि अब शिकार नहीं किया गया तो लोग उन्हें चिड़ियाघर का शेर घोषित कर देंगे। और वो दिन अब दूर नहीं जब बच्चे उनकी खिड़की के जंगलों से झांककर उन्हें देखने आया करेंगे। वो मूंगफली फेंकेंगे और जवाब में मोहर दहाड़ेगा तो वो ताली बजाकर हंसेंगे। वो दिन दूर नहीं था जब वो सामान हो जाएंगे और फिर गुलदस्ता हो जाएंगे। चलो जीप निकालो और हमको चाय की दुकान पर मिलो। सब अपना अपना हथियार लेकर आओ और मुंह पर बांधने के लिए अंगोछा भी। मालिक, आज धूप नहीं है, लू भी नहीं चल रही है। अबे हम सर ना फोड़ दे तुम्हारा। अंगोछा मुंह चिन्हाई से बचने के लिए लाना है, तमंचा लेकर धूप में तफरी तो करते फिरेंगे नहीं। आज कुछ बड़ा हाथ मार के आएंगे जिससे कि सब हरामियों का मुंह कम से कम साल भर न खुल सके। बड़ा माने? बड़ा माने कुछ भी। जहां सबसे ज्यादा पैसा हो वहीं लूट मारेंगे। सुनार की दुकान, सेठ का घर, तिजोरी, माला, कुछ भी। मालिक, बैंक? साधु ने कह तो दिया, लेकिन वो कहते कहते खुद ही रुक गया। मोहर की आंखों में चमक आ गई। साधु और भगत डर गए। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि वो बैंक किस मुंह से लूटेंगे। बिना प्लानिंग, बिना सूझबूझ कोई ऐसे ही बैंक लूटने थोड़े ही चल देता है कि बस अंगोछा बांधे और लूट लिया। लेकिन मोहर की चमक से साफ था कि अब वो बैंक लूट के रहेगा।
यहीं समाप्त हुआ हमारा पहला भाग। तो मोहर सिंह के चमचों ने उन्हें मना तो लिया, लेकिन क्या वो चल देंगे बंदूक उठाकर या रुक जाएंगे सुजाता को देखकर? बैंक पर डाका सफल रहेगा या असफल? कैसे मोहर सिंह बने रहेंगे साधु और भगत के बॉस और सुजाता के क्यूटी पाई? जानिए अगले शुक्रवार। इंतजार करेंगे ना? तो दोस्तों, जाने से पहले मैं शुक्रिया करता हूं उन सबका जिन्होंने हमें अपनी कहानियां लिख भेजी है अनकही कहानियां प्रतियोगिता के तहत। हमें ढेर सारी एंट्रीज आई हैं और अब हम वो सारी कहानियां पढ़ रहे हैं। जल्द ही आपको बताएंगे और सुनाएंगे चुनी हुई 3 सर्वश्रेष्ठ कहानियां। जब तक आप इंतजार कर रहे हैं, हमें लिखना न भूलें hello@piyushagarwal.com पर। तो सुनते रहिए कहानी जानी अनजानी। हमें सब्सक्राइब करें और एप्पल आईट्यून्स या कास्ट बॉक्स पर अपना रिव्यू डालना न भूलें। आप सुन रहे थे कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ, जो कि इंडी पॉडकास्टर की एक पेशकश है। तो हम आपसे मिलते रहेंगे हर शुक्रवार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।